स्वागत है सभी सुनने वालों का आज की इस बेहद खास और थोड़ी भावपूर्ण चर्चा में। भाई, शुरुआत करने से पहले मेरी तरफ से दुनिया भर की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वुमेन्स डे। बिल्कुल, हैप्पी विमेंस डे। आज की ये चर्चा उन सभी भावनाओं और उस अदृश्य शक्ति को समर्पित है जो सदियों से महिलाओं के जीवन का एक खामोश लेकिन अहम हिस्सा रही है। एकदम सही कहा आपने। और आज हम हिंदी साहित्य की बहुत ही सशक्त लेखिका मन्नू भंडारी जी की एक बेहद मार्मिक कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी का नाम है अकेली। हाँ, अकेली। मन्नू जी की खासियत ही यही है कि वो साधारण से दिखने वाले जीवन के भीतर छिपे दर्द को उस असाधारण दर्द को बहुत ही सहजता से सामने लाती हैं। ये कहानी मानवीय संवेदनाओं की उस गहराई में ले जाती है जहां रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। और आज श्रोताओं को एक बहुत ही अलग अनुभव मिलने वाला है। आज हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि कहानी के उस दौर में, उस गली में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कहानी के प्रवेश द्वार पर चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सोमा बुआ बुढ़िया हैं। सोमा बुआ परित्यक्ता हैं। सोमा बुआ अकेली हैं। उनका जवान बेटा क्या जाता रहा, मानो उनकी सारी जवानी ही चली गई। ये जो शब्द है ना, परित्यक्ता, यानी जिसे त्याग दिया गया हो, ये अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल। पुत्र वियोग का ऐसा गहरा सदमा लगा कि उनके पति ने पत्नी, घर-बार सब त्याग दिया और तीर्थवासी हो गए, सन्यासी बन गए। परिवार में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो उनके अकेलेपन को दूर कर पाता। पिछले 20 सालों से उनकी जिंदगी बस एक ही नीरस ढर्रे पर चल रही है। 20 साल मतलब एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी इंसान के लिए इस तरह का जीवन जीने के लिए। कहने को तो वो शादीशुदा हैं, लेकिन असल में पूरी तरह से अकेली हैं। और इस स्थिति की सबसे बड़ी त्रासदी बताऊं क्या है? उनके पति जो सन्यासी बन चुके हैं, वो हर साल सिर्फ 1 महीने के लिए हरिद्वार से उनके पास आकर रहते हैं। तो वो 1 महीना तो बुआ के लिए थोड़ा अच्छा होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुआ कभी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती। वो 1 महीना उनके लिए खुशी का नहीं बल्कि घुटन का कारण बन जाता है। जब तक पति रहते हैं, बुआ का मन और भी मुरझाया रहता है। सन्यासी जी महाराज से इतना भी नहीं होता कि वो 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक सहारा ही दे दें, जिसका आसरा लेके वो बाकी के 11 महीने काट लें। सही बात है। तो फिर वो बाकी के 11 महीने बुआ आखिर काटते कैसे हैं? वो अपनी जिंदगी आस पड़ोस वालों के भरोसे काटती हैं। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, शादी हो या कोई गमी हो, वहां पहुंच जाती हैं और छाती फाड़ कर काम करती हैं, मानो वो किसी और का नहीं, उनका अपना ही घर हो। मतलब खुद को दूसरों के कामों में व्यस्त रखकर अपना दुख भूलने की कोशिश। हाँ। अब कहानी में दृश्य कुछ ऐसा है कि आजकल सन्यासी पति आए हुए हैं। बुआ आंगन में बैठी जाड़े की धूप खा रही हैं, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही हैं और लगातार बड़बड़ा रही हैं। ये तो एकदम आंखों के सामने दृश्य बन गया। बुढ़िया धूप में बैठी बड़बड़ा रही है। बिल्कुल। इस उम्र में उनके बाकी अंग भले ही शिथिल हो गए हों, लेकिन उनकी जीभ सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठी है। तभी तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरती हैं और पूछती होंगी कि क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? हाँ, वो पूछती हैं कि फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? तब बुआ अपना दर्द बयां करते हुए बताती हैं कि कल चौक वाले किशोरीलाल के बेटे का मुंडन था। पूरी बिरादरी का न्योता था वहां। और बुआ तो बिना बुलाए पहुंच गई होंगी वहां काम करने। बिल्कुल। बुआ जानती थी कि नई नवेली बहू से इतना बड़ा काम नहीं संभलेगा, इसलिए वो जल्दी वहां पहुंच गई थी और उन्होंने वहां जाकर जो मोर्चा संभाला वो सच में गजब था। जब वो राधा भाभी को ये किस्सा सुनाती है ना, तो उनका दुख कुछ पल के लिए गायब हो जाता है। क्या क्या हुआ था उस मुंडन में? गीत वाली औरतें मुंडन में बन्ना बन्नी गा रही थीं, भट्टी पर समोसे कच्चे ही उतारे जा रहे थे और गुलाब जामुन इतने कम पड़ गए थे कि एक पंगत को भी पूरे ना पड़े। अरे बाप रे! फिर बुआ ने क्या किया? बुआ ने उसी समय तुरंत मैदा सान कर नए गुलाब जामुन बनाए। किशोरीलाल और दोनों बहुएं बेचारे उनका इतना एहसान मान रहे थे कि बुआ से कहने लगे कि अम्मा तुम ना होती तो आज भात दुड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रखी। भाई वाह! बुआ ने तो बिना बुलाए जाकर भी पूरा घर संभाल लिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब वो घर लौटी होंगी तो सन्यासी पति ने जरूर कुछ सुनाया होगा।
आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सन्यासी पति उन पर बरस पड़ते हैं। वो बुआ को ताना मारते हैं कि तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। एक तरह से देखा जाए तो आज के समय के हिसाब से पति का गुस्सा अपनी जगह थोड़ा जायज भी लग सकता है। कोई भी सोचेगा कि जहां बुलाया नहीं गया वहां जाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा पहलू सामने आता है। मनोविज्ञान में इसे एनिमिशिंग कहते हैं, या दूसरों के जीवन में खुद को उलझा लेना, जो अक्सर गहरे सदमे और अकेलेपन से निपटने का एक तरीका होता है। अच्छा, तो बुआ अपने दर्द से बचने के लिए ऐसा करती हैं। हाँ, बुआ राधा से फपक कर रोते हुए कहते हैं कि सारा धर्म करम यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। वो किशोरी लाल को अपने मरे हुए बेटे हरखू के समान मानती हैं। ओहो, मेरा अपना हरखू होता। बिल्कुल, वो रोते हुए कहती हैं कि मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। ये टांग अड़ाना नहीं है, ये अपने उस मातृत्व को जीवित रखने की बेतहाशा कोशिश है जिसे मौत ने छीन लिया था। ये सच में बहुत मार्मिक है। बुआ का वो डायलॉग कि जहां प्रेम होता है वहां बिना बुलाए भी सिर के बल जाया जाता है, ये दिल को छू लेता है। बिल्कुल। अब इस गहरी उदासी के बीच कहानी में करीब 1 हफ्ते बाद एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। बुआ बड़े प्रसन्न मन से आती हैं, उनका चेहरा एकदम खिला हुआ है। पति की उपेक्षा के बाद भी वो खुश हैं। क्या खबर लाई है वो? वो चहकते हुए सन्यासी जी को बताती हैं कि देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। देवर जी को गुजरे 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो समधी तो हैं ही। 25 साल? 25 साल से कोई संबंध नहीं रहा और वो शादी में जाने की सोच रही हैं। वो पूरे अधिकार से कहती हैं कि समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो बुलाए बिना नहीं मानेंगे। ऐसे में बुलावे की उम्मीद करना बहुत बड़ा जोखिम लगता है। आजकल के समय में इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फोन को घूरता रहे कि किसी पुराने दोस्त का मैसेज या पार्टी इनवाइट आ जाए। ये बेचैनी हर दौर में एक जैसी ही होती है, बस तरीके बदल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बुआ को भी एक ठंडी सांस के साथ ये चिंता सताती है कि 25 साल से कोई संबंध नहीं रहा, बुलाएंगे या नहीं। वो खुद को कोसते हुए कहती हैं कि मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। तो फिर क्या होता है? कोई बुलावा आता है या नहीं? तभी घर की बड़ी बहू और उनकी विधवा ननद नंदा आकर बताती है कि उसने अपनी आंखों से मेहमानों की लिस्ट में बुआ का नाम देखा है। अरे वाह, ये सुनते ही तो बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। खुशी के मारे बुआ बैठे बैठे एकदम आगे सरक आती हैं, बड़े उत्साह से पूछती हैं कि तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम। उनका उत्साह उन्हें रुकने नहीं देता। भद्द न उड़े, बस यही उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। हाँ भाई, रईस समधी हैं, खाली हाथ जाना तो उन्हें गवारा नहीं होगा। वो सीधे राधा भाभी के कमरे में जाती हैं और पूछती हैं कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है। और यहाँ से जो दृश्य शुरू होता है ना, वो सच में झकझोर देने वाला है। ऐसा क्या करती हैं बुआ? बुआ डगमगाते कदमों से अपनी कोठरी में जाती हैं। 2-3 पुराने कपड़ों की गठरियां हटाकर बड़े जतन से अपना एक छोटा सा बक्सा निकालती हैं। उसे खोलती हैं तो उसमें सिर्फ 7 रुपए और कुछ रेजगारी मिलती है। इतने से रुपयों से शादी का तोहफा कैसे आएगा? वही बुआ भी सोच में पड़ जाती हैं। और तभी उनकी नजर एक अंगूठी पर पड़ती है। अंगूठी? ये कौन सी अंगूठी है? वो अंगूठी बुआ के मृत पुत्र हरखू की एकमात्र निशानी है। आप सोचिए, पिछले 20 सालों में कितने ही बड़े आर्थिक संकट आए होंगे, लेकिन बुआ ने कभी उस अंगूठी को बेचने का नहीं सोचा। और आज वो उसे बेचने की सोच रही हैं। आज उसे उठाते समय उनका दिल धड़क उठता है। जिस निशानी को सहेज कर रखा था, आज वो उसे सिर्फ इसलिए बेचने को तैयार है ताकि 25 साल पुराने समधियों के सामने खाली हाथ न जाना पड़े। ये तो सच में बहुत बड़ा बलिदान है। वो सिर्फ उन समधियों के लिए अपने मरे हुए बेटे की आखिरी निशानी बेचने जा रही हैं, जिनसे 25 साल से बात नहीं हुई। हाँ, ये सामाजिक जुड़ाव और समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की तड़प का चरम बिंदु है। एक इंसान अपने वजूद को महसूस करने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राधा भाभी ने उन्हें रोका नहीं? बहुत रोका। जब बुआ अंगूठी आंचल में बांधकर राधा भाभी के पास जाती हैं, तो राधा उन्हें बहुत समझाती हैं। कहती हैं कि आजकल देने लेने का रिवाज खत्म हो गया है। अगर तंगी है तो जाओ ही मत, इतने लोगों में किसे पता लगेगा। लेकिन बुआ का आत्मसम्मान उन्हें कहाँ रोकने देता होगा?
वो कहती हैं कि 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं, बड़ा बुरा मानेंगे। हार कर राधा उनके कहे अनुसार बाजार जाकर वो अंगूठी बेच आती है। इस तैयारी में शायद बुआ खुद के लिए भी कुछ करती है ना? हाँ, बहुत ही बारीक घटनाएं हैं यहाँ। गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनकर बुआ को अपने हाथों की भद्दी चूड़ियों पर शर्म आने लगती है। वो झिझकते हुए पीछे के दरवाजे पर पहुंचकर 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी कांच की चूड़ियां खरीद लेती हैं। और शायद सन्यासी पति के डर से दिन भर अपने हाथों को साड़ी के आंचल में छिपाए घूमती हैं। बिल्कुल। शाम को राधा भाभी उनके लिए अंगूठी के बदले चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाती हैं। बुआ का मन एकदम पुलकित हो उठता है कि समधिन ये सब देखकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। उस प्रशंसा की कल्पना मात्र से ही अंगूठी बेचने का वो गहरा गम भी शायद कहीं पीछे छूट जाता है। हाँ, इसके बाद बुआ पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाती हैं और रात में अपनी साड़ी रंगती हैं। राधा भाभी के कहने पर वो उस साड़ी में कलफ भी लगाती हैं, यानी मांद, ताकि साड़ी में एक चमक आ जाए, एक कड़कपन आ जाए। और फिर आता है वो दिन जिसका बुआ को इतनी बेसब्री से इंतजार था, शादी का दिन। 9 बजते बजते बुआ अपना सारा काम निपटा डालती हैं। सन्यासी महाराज सवेरे से कोई 25 बार चेतावनी दे चुके हैं कि बिना बुलावे के मत जाना। लेकिन बुआ का आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है। नहीं, वो एक नई थाली निकालती हैं। उसमें अपनी जवानी के दिनों का बुना हुआ क्रोशे का एक छोटा सा मेजपोश बिछाती हैं। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाती हैं। मुहूर्त कितने बजे का था? शाम 5 बजे का, लेकिन 3 बजे ही बुआ अनमने भाव से छत पर बेकरारी से इधर उधर घूम रही हैं। जब राधा भाभी नीचे से पूछती हैं कि गई नहीं, तो बुआ बहाना बनाती हैं कि मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे। मतलब बेचैनी इतनी है कि समय काटे नहीं कट रहा। और इस दृश्य में मन्नू भंडारी जी ने एक ऐसा रूपक गढ़ा है जो साहित्य में अमर है। छत पर रस्सी पर वो पीली धोती सूख रही है जिसमें कलफ लगा है और अबरक छिड़का हुआ है। अबरक के वो बिखरे हुए कांड रह रहकर धूप में चमक जाते हैं। बिल्कुल, और अबरक की वो चमक ठीक वैसी है जैसे गली में किसी को भी आता देखकर बुआ का चेहरा उम्मीद से चमक उठता था। उनकी वो टूटती बनती उम्मीद इस अबरक की चमक में साफ दिखाई देती है। लेकिन समय बीतता जाता है, धूप सिमटकर शाम में बदल जाती है। कहानी अपने सबसे उदास और अंतिम दृश्य की ओर बढ़ती है। शाम के 7 बज चुके हैं, धुंधलाका छा गया है। राधा जब ऊपर देखती है तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए बुआ एक छाया मूर्ति की तरह खड़ी हैं। एकदम सुन्न, बिना हिले डुले। हाँ, वो छाया मूर्ति असल में बुआ के उन सारे सपनों और उम्मीदों का जम जाना है। राधा का मन तो ये देखकर पसीज गया होगा। राधा सिर्फ इतना पूछती है कि बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ियां क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। और बुआ क्या जवाब देती है? ये आवाज सुनकर बुआ ऐसे चौंकती हैं जैसे किसी गहरी नींद से जागी हों। एकाएक सारी स्थिति को समझते हुए, अपनी उस भयंकर पीड़ा को छिपाते हुए वो कहती हैं, क्या रे, खाने का क्या है? अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। क्या खाना और क्या पकाना, इस एक छोटे से वाक्य में जीवन की पूरी निरर्थकता सिमट आई है। वो उत्साह जो सुबह एक आने के पीले रंग में था, वो पूरी तरह बेरंग हो चुका है। बुआ वो सूखी हुई साड़ी उतारती हैं, धीरे धीरे अपने हाथों की वो लाल हरी चूड़ियां खोलती हैं। थाली में सजाया हुआ वो सारा सामान, सब कुछ वापस उसी संदूक में रख देती हैं जहां से बेटे की आखिरी निशानी निकाली थी। और अंत में बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगती हैं। अंगीठी में आग तो सुलगती है, लेकिन बुआ के भीतर की उम्मीद हमेशा के लिए बुझ जाती है। ये कहानी भले ही यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन ये समाज में मौजूद उन अनगिनत वृद्ध महिलाओं की त्रासदी को बेनकाब कर देती हैं जो अपनेपन की एक छोटी सी किरण के लिए अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान कर देती हैं। इंसान की पहचान का आखिर क्या होता है जब उसका वजूद सिर्फ इस बात पर टिक जाए कि दूसरे उसे कितना महत्व देते हैं। सच में ये विचार करने वाली बात है कि क्या हमारे आसपास भी कोई सोमा बुआ है जिन्हें सिर्फ हमारे थोड़े से वक्त और एक छोटे से बुलावे की जरूरत है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने वाले हर इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। हमारे सभी श्रोताओं को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है
तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।